हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे हो। राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। आज वैसे पहले तो कैरियर डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन आजकल इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। क्या? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आप राष्ट्रीय युवा दिवस की फिर से हार्दिक बधाई। उम्मीद करेंगे कि आप अपना एक टारगेट लेकर उस पर कार्य करें, और टारगेट एक एक ही दिशा में होना चाहिए। यानी ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर सारे टारगेट बातों से पूरे नहीं होते हैं, उसके लिए कई रातों को जगना भी पड़ता है। तो आप उम्मीद करेंगे कि कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात कर ली जाए तो स्वामी विवेकानंद, जिन्हें युवाओं के यानी प्रेरणा स्रोत माना जाता है, संस्कृति या अध्यात्म को स्थापित करने वाले भी माना जाता है, तो उनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि वो कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, उनकी शिक्षा किसने दी। तो बात कर लेते हैं कि यानी स्वामी विवेकानंद जी पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त था। और उनका खुद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी बताया जा रहा है। और जो उनका देहांत कब हुआ? उनका देहांत हुआ 4 जुलाई 1902 को। और ऐसा भी माना जाता है कि वो 39-40 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था। और फिर भी आज उनका नाम अमर है। क्यों? उनके कर्म अच्छे थे। और आपको पता है कि कर्मों से ही मनुष्य महान बनता है। तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल। और आजकल वैसे भी देखा जा रहा है कि व्यक्तियों, और ज्यादातर देखा जाए तो स्टूडेंट की, यानी स्टूडेंट क्या करते हैं, संस्कारों की कमी आई है ना। तो वो अपने घर वालों के प्रति रेस्पेक्ट दिखाते हैं ना ही स्कूलों में, और ना ही फिर वो एक सीमित बंधन में बंध चुके हैं। सीमित बंधन का मतलब वो ना तो किसी से खुलकर बात कर पाते हैं, और ना ही किसी को कोई अपनी प्रॉब्लम बता पाते हैं। वो ओनली फॉर अपने मोबाइल या फिर मोबाइल से ही सीमित है। तो इसीलिए धीरे धीरे संस्कार कम हो रहे हैं। संस्कार कम होंगे तो रेस्पेक्ट भी करना बंद कर देंगे। और दूसरी बात देखें तो शिक्षा का स्तर भी लगातार गिर रहा है। शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है? उनको ये पता नहीं है जिम्मेदारी क्या होती है। उनको ये पता नहीं है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। उनको ये बताए कैसे कि मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि पहले के समय और आज के समय में बहुत ज्यादा अंतर है। क्यों? पहले का समय एक अलग ही समय था। उस टाइम क्या होता था, पैसा कम था लेकिन इंसानियत ज्यादा थी। और आज का समय क्या है? पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन इंसानियत नहीं है। पहले के समय में इंसानियत थी और आज इंसानियत नहीं। चलो, ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। एक दो और छोटी छोटी बातें, और उसके बाद हम हमारा पाठ कंटिन्यू करेंगे। कल यानी वही स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने ही उनको शिक्षा दी। उनसे मिलकर उनको ही इतना अच्छा नॉलेज हुआ कि वो दुनिया भर, भारत तक ही सीमित नहीं है, भारत से बाहर अनेक देशों में युवाओं के प्रेरणा स्रोत किनको माना जाता है? युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को माना जाता है। और विवेकानंद जी, कहने का मतलब, पैसों से धनवान नहीं थे लेकिन वो दिल से धनवान। क्या? पैसों से धनवान नहीं थे और दिल से। और आदमी पैसों से कभी धनवान नहीं होता, अपने मन से, अपने कर्मों से महान होता है। समझ में आ रहा है? तो इसके आगे हम कल अनुवांशिकता और जैव विविधता पढ़ रहे थे, या जैव विकास पढ़ रहे थे, तो उसी पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमारी आधी क्लास हुई थी, तो कंटिन्यू करते हैं। कौन सा पार्ट था? पार्ट 8, जैव विविध यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अनुवांशिकता एवं जैव विकास, एवं जैव विकास। तो आपको बता दिए कि ये कोटेशन भी है किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। उठो, जागो, और तब तक ना रुको जब तक कि कोई लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। समझ में आ रहा है? कि आपको मेहनत करनी है, फल की इच्छा नहीं करनी है, फल अपने आप मिल जाएगा। उसी में हम कल तक, यानी पहले इसके लास्ट टॉपिक था, कौन सा था? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण हमने देखा कि
मनुष्य में यानी 22 जोड़ी तो स्थायी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि एक लिंग निर्धारण सूत्र या गुणसूत्र पाया जाता है जिसमें एक्स और वाई तो पुरुष में होता है, जबकि एक्स से महिला में होता है। अगर एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु का भेदन करता है तो होने वाला शिशु लड़की होगी। अगर वाई शुक्राणु अगर अंडाणु का भेदन करे तो होने वाला क्या होगा, लड़का होगा। दूसरी बात, इस प्रकार लिंग निर्धारण, उसके आगे है आज विकास। आज क्या है, टॉपिक है विकास। तो विकास के बारे में हम देखेंगे और यह विस्तृत अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों पहले उपस्थित सरलतम जीवों से अधिक या आधुनिक विशालतम जीवों के निर्माण की प्रक्रिया विकास या जैव विकास कहलाती है। पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से पहले उपस्थित सरलतम जीवों से आधुनिक विशालतम जीवों के निर्माण की प्रक्रिया जैव विकास कहलाती है। जैव विकास के संबंध में समय समय पर अनेक परिणाम प्रस्तुत किए गए। पहला कौन सा था, अनेक परिणाम थे। पहला था जीवाश्म से परिणाम, जीवाश्म ईंधनों या जीवाश्मों से परिणाम, जीवाश्म से परिणाम, परमाणु या परिणाम, परमाणु सॉरी परमाणु। दूसरा दूसरा कौन सा था, बोर्न विज्ञान से परिणाम। किससे थे, बोर्न विज्ञान से, बोर्न विज्ञान से परमाणु। फिर तीसरा तीसरा कौन सा था, संयोजक कड़ियों से परिणाम, संयोजक संयोजक कड़ियों से परमाणु। उसके आगे उसके आगे वाला कौन सा है, अवशेषों या अवशेष अंगों से परमाणु, अवशेष अवशेष अंगों से परमाणु। उसके आगे वाला टॉपिक देखेंगे, ये तो विकास के कुछ बात है। जीवाश्म ईंधनों से परमाणु, गुण से परमाणु, संयोजक कड़ियों से परमाणु और अवशेषों से परमाणु। अब विकास के आगे जीवाश्म क्या है, हम क्या देखेंगे, पहला जीवाश्म। तो आप ध्यानपूर्वक देखना और समझना। कल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहें। जीवधारियों के परिरक्षित या परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीवधारियों के जीवधारियों के जीवधारियों के परिरक्षित परिणाम या अवशेष, परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं, परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते जीवाश्म कहलाते हैं। अब उसके आगे बात कर ली जाए। जीवाश्म के अध्ययन से उनकी संरचना और विकास का ज्ञान होता है। उनकी संरचना का भी ज्ञान होगा और विकास का, संरचना एवं विकास का ज्ञान होगा। तो देखना आगे कुछ, संरचना एवं विकास। इसके आगे वाला है बोर्न विज्ञान। जीवाश्म के बाद क्या आता है, बोर्न विज्ञान। तो बोर्न विज्ञान के बारे में देखो, क्या है बोर्न विज्ञान। अनेक जीवों में बोर्न अपने पूर्वजों के लक्षण दर्शाते हैं। बोर्न क्या दर्शाते हैं, अपने पूर्वजों के लक्षण दर्शाते हैं। अनेक जीवों में बोर्न अपने पूर्वजों के लक्षण है वो दर्शाते हैं। इससे उनके पूर्वजों के बारे में ज्ञात होता है कि आपके पूर्वज अच्छे थे या बुरे थे तो बुरे लक्षण होंगे, अच्छे होते हैं या अच्छे थे तो अच्छे लक्षण होंगे। उसके आगे वाला क्या है, बोर्न विज्ञान के आगे संयोजक कड़ी। उसके आगे क्या है, संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी में क्या है देखो, अनेक ऐसे जीवधारी है जिनमें दो वर्गों के लक्षण उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोपेट्रिक्स में सरीसृप तथा पक्षी दोनों के लक्षण होते हैं। इससे स्पष्ट है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। यानी जिसके लक्षण आपसे मैच होते हैं उसी वर्ग से आप बिलोंग करोगे, यही समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद समजात अंग क्या बताएगा, समजात अंग। तो किस प्रकार है समजात अंग, देखो देखें।
समजात अंग वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है, जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। किंतु कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उनकी मूल उत्पत्ति और संरचना तो समान होती है लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। उसके बाद समवर्ती, समवर्ती, समवर्ती वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना भिन्न होती है, उनकी उत्पत्ति और मूल रचना क्या होती है, भिन्न होती है लेकिन कार्य समान होते हैं, उन्हें समवर्ती अंग कहते हैं। वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन कार्य, ये एक दूसरे के, समजात और समवर्ती एक दूसरे के विपरीत है। इसमें क्या है, संरचना और मूल यानी मूल रचना और उत्पत्ति एक समान होती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न, इसमें कार्य भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन संरचना एक समान होती है। तो दोनों में अंतर पूछा जा सकता है परीक्षा की दृष्टि से। उसके आगे वाला पॉइंट हम देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अवशेषी अंग। क्या देखेंगे, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग देखेंगे। तो देखो देखें, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना, ऐसे अंग जिनकी जीवधारियों के पूर्वजों से क्रियाशील थे किंतु अब उनकी संतानों में केवल अवशेषों के रूप में शेष बचे हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो किसी जीवधारी के या जीवधारी के पूर्वजों में क्रियाशील थे किंतु अब उनकी संतानों में केवल अवशेषों के रूप में बचे हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब अवशेषों के रूप में कोई गुण है वो बचे हैं संतानों में। अवशेषी अंगों से विकास की पुष्टि होती है, अवशेषी अंगों से क्या होता है, विकास की पुष्टि होती है। अब उसके बाद आता है डार्विनवाद। ये डार्विन का सिद्धांत है, उसे डार्विनवाद बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानकारी लेंगे, देखना आप कंटिन्यू। और आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है, त्रुटि लगती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, हम त्रुटि या गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो अब डार्विन के बारे में हम पढ़ेंगे, डार्विन का क्या सिद्धांत था, डार्विन ने क्या क्या उपाय बताए और क्या क्या उसने बोला। तो क्या था, डार्विनवाद, डार्विनवाद, डार्विनवाद। डार्विन के अनुसार किसी भी जन समुदाय के बीच प्राकृतिक विविधता होती है, किसी भी जन समुदाय के बीच क्या प्राकृतिक विविधता होती है, कुछ व्यक्तियों में दूसरों की अपेक्षा अधिक अनुकूल विविधताएं होती है। जीवधारियों में संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है, जीवधारियों में क्या, संतान उत्पत्ति की अत्यधिक क्षमता होती है, यानी ज्यादा मात्रा में या ज्यादा संतानें उत्पन्न कर सकते हैं किंतु फिर भी उनकी संख्या नियंत्रित रहती है। एक ही जाति के सदस्यों के बीच तथा भिन्न भिन्न जातियों के बीच आवास, भोजन, प्रजनन के लिए संघर्ष होते हैं। इनमें क्या होता है, एक ही जाति के बीच या भिन्न भिन्न जातियों के बीच आवास, भोजन तथा प्रजनन के लिए संघर्ष होता रहता है, जिन्हें क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष कहते हैं, जिन्हें जीवन संघर्ष कहते हैं। ये था कुछ डार्विनवाद। इसका विस्तृत अध्ययन हम आगे करेंगे जब इसका कोई क्वेश्चन आएगा तब। उसके आगे चौथा पॉइंट है इसी का, जनसंख्या के अंतर्गत जीवित रहने वाले संघर्ष में जो व्यक्ति सफल होते हैं उन्हें जीवित जीवित रहती है वही जीवित रहती है, यानी संघर्ष में जो जीवित रहते हैं वह जीवित रहते हैं। या जनसंख्याओं के अंतर्गत जीवित रहने के लिए संघर्ष में जो जो व्यष्टि सफल होती है या जो प्रजाति सफल होती है वो जीवित रहती है, इसे प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक वर्ण, वर्ण। उसके आगे देखो, प्राकृतिक वर्ण के आगे या योग्यता की उत्तरजीविता कहते हैं, इसे प्राकृतिक वर्ण या योग्यता, योग्यता की उत्तरजीविता, उत्तरजीविता, जीविता कहते हैं। समझ में आ रहा है, किसे कहते हैं, परिभाषाओं पर ध्यान देना क्योंकि अब के बाद पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, ज्यादातर छोटे वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। उसके बाद है लेमार्कवाद, लेमार्कवाद, क्या, लेमार्कवाद, लेमार्कवाद। लेमार्क के अनुसार जीवधारियों में लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, जीवधारियों में क्या, लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, जीवों का या जीवों पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का सीधा प्रभाव होता है। अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग में उन अंग क्रमशः विकसित या विलुप्त हो जाते हैं। अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग से अंग है क्रमशः विकसित या विलुप्त हो जाते हैं। अपने जीवन काल में जीव जिन लक्षणों को उपार्जित करता है वही उसका वंशागति होती है, वही क्या होती है, उसकी वंशागति। तो ये क्या था,
लेमार्कवाद दो वाद है, डार्विनवाद या लेमार्कवाद। उसके आगे हम देखेंगे ये कौन सा वाद है, अनुवांशिक पदार्थ। अब वापस देखेंगे क्या, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ। वैसे आपको पहले पढ़ाया था विस्तार से, आपको समझ में आया होगा। अब आप रिवीजन में देख रहे हो। डीएनए, इसको इंग्लिश में अनुवांशिक पदार्थों को क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स। डीएनए जीवधारियों का अनुवांशिक पदार्थ होता है। प्रत्येक डीएनए अणु का निर्माण प्रत्येक इकाई द्वारा होता है, प्रत्येक इकाई द्वारा होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड तीन विभिन्न प्रकार के अणुओं का बना होता है, जो निम्न प्रकार है, डीऑक्सी शर्करा। क्या है, पहला कौन सा है, डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा का एक अणु, का एक अणु। उसके बाद दूसरा, दूसरा क्या है, फास्फोरिक अम्ल का अणु। क्या है, फास्फोरिक, फास्फोरिक अम्ल, अम्ल का एक अणु, फास्फोरिक अम्ल का एक अणु। तीसरा, तीसरा क्या है, एक नाइट्रोजनी क्षारक है। ये क्या है, एक नाइट्रोजनी, नाइट्रोजनी क्षारक है। क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक। ये निम्न तीन प्रकार के होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं, फिर तीन टाइप के होते हैं, वो हम विस्तार से देखेंगे अभी। आप वापस देखो, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा बिल्कुल। नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं, नाइट्रोजनी, नाइट्रो, सॉरी, नाइट्रो, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी क्षारक पहला कौन सा है, प्यूरिन। पहला कौन सा है, प्यूरिन। उसके बाद पीडी, पिरीमिडी या पिरीमिडीन, पिरीमिडीन। फिर उसमें प्यूरिन कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, इन दो प्रकार, ये प्यूरिन तो दो प्रकार का होगा और पिरीडिन तीन प्रकार का होगा। एडेनिन, एडेनिन, इनके अलग अलग कार्य पढ़ लेना। और दूसरा क्या है, गवानिन, पिरीडिन या गवानिन। उसके बाद तीन प्रकार का होता है ये पिरीडिन। पिरीडिन तीन प्रकार का कौन सा, साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन के बाद थाइमिन, थाइमिन। और उसके बाद तीसरा कौन सा है, यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल। तो ये कुछ ये से तीन प्रकार का है। डीएनए के अणु में दो पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है। अब है लिंग प्रभाव, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, लिंग प्रभाव। इसके आगे हम देखेंगे लिंग प्रभाव, किस प्रकार क्या क्या होता है, जो भी होता है देख लेना। लिंग प्रभाव, प्रत्येक लक्षण के लिए जीन्स उत्तरदायी होते हैं। जैसे मनुष्य में गंजापन तथा अनुवांशिक लक्षण है, उसकी अनुवांशिकी अलैंगिक गुणसूत्र पर स्थित है, जीन्स की एक जोड़ी द्वारा नियंत्रित होती है। जीन को हेमोजाइगस प्रभावी यानी डबल बी कैपिटल में गंजापन स्त्री एवं पुरुष दोनों में विकसित होता है। जीन की हेट्रोजाइगस अवस्था में गंजापन केवल पुरुषों में प्रदर्शित होता है। इस अवस्था में यह नर हार्मोन से प्रभावित होता है। जीन को
होमोजाइगस सुप्त अवस्था में गंजापन प्रदर्शित नहीं होता है। ये कुछ गंजापन के बारे में दो अवस्थाएं दे रखी है, आप विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे, ये तो थी थ्योरी, हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जो भी प्रैक्टिकल यानी प्रयोगों के द्वारा क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जो अभ्यास क्वेश्चन होंगे, जो भी है मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। अब आप देखना प्रयोगों में, पहला प्रेक्षण था, कक्षा में बहुत कम छात्र छात्राओं की कर्ण पाली जुड़ी हुई होती है, इसका कारण है माता पिता से प्राप्त वंशागत लक्षण। दूसरा प्रयोग था, जिसमें हम मेडल के द्वारा किए गए दोहराए गए मटर में भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों में इस प्रकार के संयोजन से इस अनुपात को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें लंबे पौधे थे और बौने पौधे थे जनक के रूप में। फिर क्या, चार प्रकार के शुद्ध लंबे, शुद्ध संकरे लंबे और शुद्ध बौने पौधे हमें प्राप्त, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, चार हमने वो देखी थी। कौन कौन सी? कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। पहले हमने क्या देखी थी? कैपिटल टी थी। फिर हमने क्या देखा था? यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर हमने दूसरा क्या देखा था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फिर हमने ये भी देखा था, कौन सा? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये कुछ इस प्रकार था। उसके आगे वाला देखो, अब प्रश्न है, यदि एक लक्षण अलैंगिक जनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है तो लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न होगा? लक्षण बी अलैंगिक जनन वाली समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है। यह लक्षण ए प्रजनन वाली समष्टि में 50% अधिक है, इसीलिए लक्षण बी बी उत्पन्न होगा। अब क्वेश्चन दूसरा है, भिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? भिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी जाति या स्पीशीज की उत्तरजीविता की संभावना बढ़ जाती है। जाति की उत्तरजीविता का आधार वातावरण में घटने वाला प्राकृतिक चयन हो जाता है। समय के साथ उनमें जो प्रगति की प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसके साथ उसके शारीरिक अधिकल्प में जटिलता की वृद्धि भी हो जाती है। विभिन्न जैव विकास का आधार है। मेंडल के प्रयोग कल हमने देखे थे। पहला कौन सा प्रयोग था? प्रभाविता का। दूसरा कौन सा था? पुनर्निर्माण का। और लास्ट कौन सा था? अपोहू का, जो भी था। अब उसके बाद हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन? यानी बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन, जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जब मटर के लंबे पौधे का संकरे बौने पौधे के साथ संकर करवाया जाए तो प्रथम उत्तरी पीढ़ी में उत्पन्न पौधे होंगे तो सभी लंबे पौधे होंगे। दूसरा, निम्न में से परीक्षण संकरण है। परीक्षण संकरण का मतलब होता है टेस्ट क्रॉस। तो उसमें क्या है? उसमें एक तो क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक दोनों में क्या कैपिटल टी है तो वह होगा। उसके बाद जैव विकास के सिद्धांत का प्रमुख मुख्य संबंध है, तो धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन क्या जैव विकास के सिद्धांत का कार्य करेगा? और या जैव विकास का सिद्धांत कौन सा है? धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन। निम्नलिखित में से समझात अंग, चमगादड़ के पंख और मनुष्य का हाथ। आपने देखा होगा किताब में चित्र बनाया हुआ है चमगादड़ का पंख और मनुष्य का हाथ। उसके बाद हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है? चिड़िया के पंख एवं कीट के पंख। जीवाश्म कैसे बनते हैं? जीव जंतुओं के चट्टानों में दब जाने से जीवाश्म बनते हैं। जीव जंतुओं के क्या? चट्टानों में। और चट्टानों में कब दबते हैं? और जीवाश्म क्या निर्माण कैसे होता है, मैं बताऊं। अनेक वर्षों पहले क्या होता था? प्राकृतिक आपदाएं आती थी, तो अनेक वनस्पति वाले क्षेत्रों में बाढ़ भूकंप जैसे हालातों के कारण वनस्पति है वो भूमि में या नीचे दब जाती थी। लगातार लगातार दाब और ताप बढ़ने के कारण या संपीड़न होने की वजह से संपूर्ण वनस्पति है वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाती है, और हम जीवाश्म के रूप में अभी इनका उपयोग कर रहे हैं। उसके आगे उसके आगे है जैव विकास में उत्परिवर्तन। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। तो जेनेटिक भिन्नताएं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? आयु का निर्धारण फॉसिल डेटिंग के द्वारा किया जाता है। योग्यता की उत्तरजीविता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने किया। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत हमने डार्विनवाद पढ़ा था, तो डार्विन ने किया था। उसके आगे वाला जैव विकास का प्रमाण हो सकता है। तो जैव विकास का क्या प्रमाण हो सकता है? उपरोक्त सभी जीवाश्म
अवशेषी अंग, समवर्ती अंग और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का F2PD में अनुपात, मेंडल के द्विसंकर का F2PD में अनुपात कौन सा होगा? 9:3:3:1। तो ये कुछ इस प्रकार होगा, 9:3:3:1। तो ये F2PD में इस प्रकार का अनुपात। पर्यावरणीय भिन्नताएं समावेशित होती है, किसमें होती है? RNA में। एक होता है DNA, ये है RNA। तो RNA में निम्न में से किससे फूलगोभी का विकास हुआ? जंगली बंद गोभी से किसका हुआ? फूलगोभी का विकास हुआ। उसके आगे हम रिक्त स्थान देखेंगे। मेंडल के अनुसार अनुवांशिक कारकों को क्या कहा जाता है? मेंडल के अनुसार अनुवांशिक कारकों को जीन कहा जाता है। दूसरा, जीवधारियों में पाई जाने वाली विशेष रचना जो जो क्या है? जीन्स का वहन करती है। किसका वहन करती है? जीन्स का वहन करती है। तीसरा, अनेक जीवधारियों में बोर्न अपने पूर्वजों के लक्षण दर्शाते हैं। अनेक जीवधारियों में बोर्न अपने पूर्वजों के लक्षण दर्शाते हैं। DNA की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक म्यूसर ने की थी। अब है मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। और एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वो लिंग सूत्र कहलाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सूची ए को सूची बी से मिलाना है, तो हम इसी प्रकार मिलाएंगे कि सुमेलित करेंगे। उत्परिवर्तन किससे सुमेलित होगा? तो उत्परिवर्तन डिविजन डिवृज से होगा। दूसरा, डार्विन डार्विन किससे होगा? तो डार्विन किससे होगा? विकासवाद से। डार्विन का सिद्धांत विकासवाद का सिद्धांत कहलाता है। मेंडल किससे होगा? तो मेंडल किससे होगा? मेंडल होगा मटर से। मेंडल का सिद्धांत मटर पर आधारित था। उसके बाद अवशेषी अंग किससे थे? और तो अवशेषी अंग थे कर्ण पल्लव की पेशियां। उसके बाद समयुग्मी समयुग्मी किसमें से थे? डबल टी। अभी हमने देखा समयुग्मी किसे कहते हैं? डबल टी या स्मॉल टी। ये थे, यानी कैपिटल और स्मॉल टी से समयुग्मी थे। उसके बाद लास्ट था उपार्जित लक्षण। उपार्जित लक्षण में हमने क्या देखा? उपार्जित लक्षणों में हमने देखा लेमार्क का सिद्धांत या लेमार्कवाद। अब हम दूसरा देखेंगे जिसमें क्या है? DNA को मिलाना है। किससे मिलाना है? DNA को मिलाएंगे आनुवंशिक पदार्थों से। फिर होमोसेपियंस होमोसेपियंस को किससे मिलाएंगे? किसका नाम होता है होमोसेपियंस? तो हम देखेंगे कि होमोसेपियन मानव का नाम होता है या प्राचीन नाम होता है मानव का। उसके बाद या वैज्ञानिक नाम होगा होमोसेपियंस। उसके आगे जीवाश्म के बारे में हम जीव अवशेषों के बारे में हम जीवाश्म में पढ़ते हैं। उसके बाद है समजातंग। समजातंग में क्या है? वही कि उनकी रचना तो एक समान दिखाई देती है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, वही समजातंगों की बात कर रहा हूँ। समजातंगों में हम देखेंगे घोड़े एवं मनुष्य के हाथ। फिर मेंडल मेंडल देखेंगे तो मेंडल में क्या था? मेंडल में वही अनुवांशिकी के नियम। मेंडल ने अनुवांशिकी के नियम दिए, 3 प्रभाविता का नियम, पुनर्निर्माण का नियम और उपयोग का नियम। फिर लास्ट में हैंडले ने क्या दिया? हैंडले ने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उसके बाद किस प्रकार के जनन में अधिक सफल विभिन्नताएं उत्पन्न होती है? तो लैंगिक जनन में अधिक सफल विभिन्नताएं होती है। प्राणी की दूसरी पीढ़ी में क्या विशेषताएं दिखाई देती है? तो प्राणी की दूसरी पीढ़ी में विभिन्न आपने यानी अपने से पहले वाली पीढ़ी से प्राप्त विभिन्नताएं तथा उनसे कुछ नई विभिन्नताएं दूसरी पीढ़ी में दिखाई देती है। जैव विकास प्रक्रम का आधार क्या है? तो पर्यावरण द्वारा उत्तम परिवर्तन ही जैव विकास का आधार है। पर्यावरण द्वारा उत्तम परिवर्तन। फिर है क्या? सभी स्पीशीज में सभी विभिन्नताओं के अस्तित्व बने रहने की संभावना एक समान होती है? नहीं, प्रकृति के अनुसार विभिन्नताएं अलग अलग होगी। मानव के लक्षणों की वंशानुगति का नियम। माता पिता दोनों समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ अपनी संतान को स्थानांतरित या संचरित करते हैं। इसमें क्या है? माता पिता दोनों समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ अपनी संतान को स्थानांतरित या संचरित करते हैं। मेंडल के एक प्रयोग में बैंगनी रंग के पौधों या पुष्पों वाले मटर के पौधों के संकरण में सफेद पुष्पों वाले मटर के पौधों के संकर करवाया जाता है। तो F1 संतति में क्या परिणाम होगा? 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेंडल के प्रयोगानुसार
जब बैंगनी रंग के पुष्पों वाले मटर के पौधों का संकर सफेद पुष्पों वाले मटर के पौधों से करवाया जाएगा तो F1 पीढ़ी या संतति में सभी बैंगन के या बैंगनी रंग के पुष्पों वाले मटर के पौधे प्राप्त होंगे। अब उसके बाद है प्रोटीन का जीन क्या है, यानी प्रोटीन का जीन क्या है। डीएनए का वह भाग जिनमें किसी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं। प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। प्रत्येक कोशिका में दो प्रतिकृति, एक नर तथा एक मादा, दो गुणसूत्र होते हैं, एक नर तथा एक मादा। पुरुषों में कौन से लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में एक्स और वाई होते हैं। स्त्रियों में कौन से लैंगिक गुणसूत्र रहते हैं, एक्स एक्स होते हैं। यदि पक्षी हरी पत्तियों की झाड़ियों में लाल रंग एवं हरे रंगों में वापस देखो, यदि पक्षी हरी पत्तियों की झाड़ियों में लाल एवं हरे रंगों में से हरे रंगों को न देख सके तो परिणाम क्या होगा। हरे रंगों की संतति लगातार बढ़ती जाएगी और लाल रंगों की संख्या कम होती जाएगी। जैव विकास की परिकल्पना क्या है। किसी समष्टि में कुछ जीवों की आवर्ती पीढ़ियों में बदल जाती है, उसे जैव विकास की समष्टि कहते हैं। अभिलक्षण क्या है। विशेष स्वरूप या विशेष प्रकार ये अभिलक्षण कहलाता है। विशेष प्रकार ये क्या कहलाता है, अभिलक्षण। उसके बाद है अभिलक्षण के दो उदाहरण। पौधों में श्वसन होना, हमारे दोनों हाथों या दोनों पैर होते हैं, यानी हमारे दो हाथ और दो पैर होते हैं, ये अभिलक्षण है। जीवाश्म किसे कहते हैं। चट्टानों में जीवधारियों के लिए परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। फिर क्या है, समजात अंगों का एक उदाहरण। तो समजात अंग 2012 में आया हुआ है, पक्षी के पंख तथा मनुष्य का हाथ। समवर्ती अंगों का एक उदाहरण, तो पक्षी के पंख तथा तितली के पंख। अनुवांशिकता किसे कहते हैं। जीवों में जनिकीय लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। जीवों में जनिकीय लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी स्तन यानी वंशागत होने वाले, जीवों में जनिकीय लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होने को अनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नता किसे कहते हैं। समान माता पिता और समान जाति होने पर भी संतान में रंग रूप बुद्धिमत्ता कद आदि में अंतर पाया जाता है, तो इसे विविधता या विभिन्नता कहते हैं। किसी परिवार में लड़कियों का बार बार उत्पन्न होना कई लोगों की दृष्टि में मां के कारण होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं। नहीं, क्योंकि लोगों का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के कारण होता है। बायोजेनेटिक नियम क्या है। जीव जंतु पूर्ण विकास के समय अपने पूर्वजों के जातीय विकास की उत्तरोत्तर अवस्थाओं को दर्शाते हैं, इसे बायोजेनेटिक्स कहते हैं। अब है मनुष्य शरीर में स्थित कुछ अवशेष अंगों के उदाहरण। निमेषक नटल की झिल्ली, अकलडांड। फिर पुरुषों में चूचक या छाती के बाल। अब है मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। जीन्स कहाँ स्थित होते हैं, गुणसूत्रों में स्थित होते हैं। अर्ध गुणसूत्र किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन की मध्य अवस्था के समय गुणसूत्रों की लंबाई में विभाजन होने पर उन्हें बने गुणसूत्रों को अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। फिर फोर्सिंग डेटिंग क्या है। वह विधि जिसके द्वारा जीवाश्मों को आयु का निर्धारण किया जा सकता है। वह विधि जिसके द्वारा जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किया जाता है उसे क्या फोर्सिंग डेटिंग कहते हैं। यह आरबीएससी 2016 में पूछा गया था। एक संकर प्रणाली से आप क्या समझते हो। जिस प्रसंकरण में केवल एक ही जोड़ी लक्षण का चयन किया जाता है तो उसे संकर प्रसंकरण कहलाता है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि पार्ट है वो कंप्लीट है। आगे वाला पार्ट हम आगे वाली नेक्स्ट क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आपको ऐसा लगा हो गया कि धीरे धीरे हम हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है और लगातार क्लासेस जल्दी जल्दी आ रही है, लेकिन आप पढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हो। और आपको पता है कि अब परीक्षा का 1.5 महीना शेष बचा है। 1.5 महीने के बाद आपकी परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली है। तो आप पढ़ने में ध्यान दें। आज कैरियर डे, आज आपको संकल्प लेना है कि मैं प्रत्येक दिन नियमित या निरंतरता के साथ पढ़ाई करूंगा। और अब कुछ ही दिन शेष रहे हैं, अपनी कुछ त्याग जरूरी है लाइफ में। तो अपने मोबाइलों का त्याग करो, यानी ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया पर दूर रहो और अपनी पढ़ाई या अपनी किताबों से प्रेम करो। तो फिर आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद।